Green World Publications. नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं तस्लीमा मंसूरी। बच्चों, हम जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं और इस जीव विज्ञान में हमारा इकाई 3 चल रहा है। इकाई 3 या इकाई 4 है शायद से, जिसमें हम देखने वाले क्या है बच्चों कि हमारा चैप्टर चल रहा है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, जिसका लेक्चर 2 होने वाला है ये। और बेसिक हमने जान लिया हुआ है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है और क्या मतलब होता है, इसका यूज़ क्या होता है, ये हमने देखा था बच्चों। कैसे इसका यूज़ किया जाता है, तो रिकैप करते हुए चलते हैं अपने क्लास को कि हमने क्या सीखा था लास्ट क्लास में। कि सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी, अब आप लोग बताएंगे कि ये किन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। टेक्नोलॉजी इन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, तोड़ दो। बायो और इसमें क्या है बच्चों, टेक्नोलॉजी है, जीव और तकनीकी, यानी कि जीवधारियों का तकनीकी रूप से उपयोग कर करके वस्तुओं और सेवाएं प्राप्त करना क्या कहलाता है बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है ना। तो इसका डेफिनेशन किसने दिया हुआ था, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने दिया हुआ था, ठीक है ना। उन्होंने क्या कहा था कि जीवों की कोशिकाओं, ऊतक और इनके जो सेल्स होते हैं, क्या कह सकते हैं आप, इनके आनुवंशिक जो कण होते हैं, इनका उपयोग करके वस्तुओं और सेवाओं के रूप में इनका इंटीग्रेशन करना होता है और उसका उपयोग करना होता है। इसी को क्या कहा जाता है, बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। एग्जैक्ट में वर्ड टू वर्ड नहीं बता रही हूँ, मीनिंग यही होता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे, मैंने वो स्लाइड रखी हुई है जहाँ पे बिल्कुल सेंटेंस वाइज यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है ना। अब बायोटेक्नोलॉजी में किया क्या जाता है बच्चों, जैसे कि आपने देखा था कि एक होता है पारंपरिक जैव तकनीकी और एक होता है आधुनिक जैव तकनीकी। पारंपरिक जैव तकनीकी कैसे बनती थी, कैसे उसका यूज होता था, जैसे कि दही का बनना जो था वो पारंपरिक रूप से था। हम थोड़ा सा फेवरेबल कंडीशन दे देते थे, दही का निर्माण हो जाता था लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के ग्रोथ की वजह से, ठीक है। इसी तरीके से पनीर बनाना हो गया, इसी तरीके से डोसा वगैरह, इडली वगैरह का इडली बनाना हो गया, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीजें हो गई। आधुनिक जैव तकनीकी का एग्जाम्पल कैसे आप देख सकते हैं, जैसे कि आईवीएफ वगैरह हो गया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो होता है, जिसमें लैब में क्या किया जाता है, एग को और स्पर्म को क्या किया जाता है, फर्टिलाइज कराया जाता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज तक, कुछ सेल्ड स्टेज तक डेवलप कराया जाता है एम्ब्रियो को, देन वो फीमेल की बॉडी में उसको इंसर्ट कराया जाता है, ठीक है ना। अब यहीं पर अगर कुछ चेंज भी कराना होगा तो वो भी कराया जा सकता है, पॉसिबल अभी हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा मेडिसिन बनाना हो गया है, इसके अलावा क्या हो गया है, मेडिसिन बनाना हो गया है, जैसे कि क्या नाम है इसका, डायबिटीज। डायबिटीज की मेडिसिन बनने लगी हैं, विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक्स बनने लगे हैं, डायबिटीज, ठीक है बच्चों। तो ये सब जो दवाइयाँ, एंजाइम्स, मेडिसिन, आईवीएफ की टेक्नोलॉजी है, ये सब आपके आधुनिक जैव तकनीकी का एग्जाम्पल होता है। तो ये आधुनिक जैव तकनीकी, इसके अलावा क्या पौधों में भी इस्तेमाल किया जाता है, मतलब एग्रीकल्चर में भी रेवोल्यूशन आया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी की वजह से, बिल्कुल आया हुआ है। आपने वर्ड सुना होगा बीटी कॉटन को लेकर के, बीटी ब्रिंजल को लेकर के, ये सारे वर्ड्स आपने सुने होंगे। तो ये सब कहाँ से आया, क्या मतलब है बीटी कॉटन वगैरह का, ये हम देखेंगे थोड़ा सा इस क्लास में, और अच्छे से डिटेल में इसी का नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें हम देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब आ जाते हैं थोड़ा सा प्रिंसिपल पर, किन दो सिद्धांतों पर बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बेस्ड है। तो पहला सिद्धांत क्या है, वही जेनेटिक इंजीनियर। पहला सिद्धांत हम क्या कहते हैं बच्चों, जेनेटिक इंजीनियरिंग, या आप कह लो मॉलिक्यूलर इंजीनियरिंग, ठीक है। मॉलिक्यूलर इंजीनियरिंग है ना, आनुवंशिक अभियांत्रिकी, आनुवंशिक अभियांत्रिकी,
इसके अलावा हमने क्या करा, हमने जीन में या कह लीजिए डीएनए के कुछ डिजायर्ड सेगमेंट में, डीएनए के कुछ डिजायर्ड सेगमेंट्स में हमने क्या करा, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन किया, थोड़ा बहुत छेड़छाड़ किया, उसको एक जीव से अलग कर दिया, देखा वो जो जीव है उसके कुछ डीएनए के सेगमेंट में, जिसको हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, उसमें कुछ विशेष प्रकार के गुण पाए जाते हैं, कैरेक्टर्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत है या जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, उसको क्या कर लिया जाता है, उसको कट कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है, फिर उसको क्या किया जाता है, दूसरे एक विशेष प्रकार का डीएनए जैसा ही एक मॉलिक्यूल पाया जाता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, उसके साथ जोड़ दिया जाता है, फिर उसको क्या किया जाता है, होस्ट सेल में, पोषक कोशिका में उसको इंसर्ट करा दिया जाता है, और होस्ट सेल जब मल्टीप्लाई करता है, जब इसकी कोशिका का विभाजन होता है, तो कई सारे होस्ट सेल बन जाते हैं, यानी कि ये क्या कर जाता है, मल्टीप्लाई कर जाता है, सेम अपने जैसा कई सारा सेल बना लेता है, इसी को क्या कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या किया जाता है, इस इम्पॉर्टेंट जीन को क्या किया जाता है, निकाल लिया जाता है, और इससे क्या करा जाएगा, इसको कल्चर करा करके, यानी इसको ग्रोथ करा करके क्या करा जाएगा, ग्रो करा करके, फिर क्या किया जाएगा, बड़े बड़े से टैंक में इसको क्या किया जाएगा, ग्रो कराया जाएगा, देन इसका क्या किया जाएगा, क्लिनिकल ट्रायल वगैरह करके, टेस्टिंग वगैरह करके इसको मार्केट में बेचा जाएगा, या फिर लेट्स से कि इनको बेसिकली ह्यूमन बींग्स के फ़ायदे के लिए ही ये सब की चीज़ें की जाती हैं, बट यस कोई ना कोई बड़ा बिजनेसमैन होगा, वही बिजनेस वूमन भी हो सकती है, या बिजनेस पर्सन कह लो, वो इनको क्या करेंगे, मार्केट करेंगे, सेल करेंगे। एग्जाम्पल आपका 2021 में जब कोरोना आया हुआ था, तो कोरोना की वैक्सीन बनी हुई थी, ठीक है ना बच्चों, आपने सुना होगा मॉडर्ना का बना हुआ था, और सीरम इंस्टीट्यूट का बना हुआ था, बायोटेक का क्या नाम था उसका, हाँ बायोटेक ही नाम था, शायद से ऐसा ही कुछ नाम था, उसका बना हुआ था, बायोटेक नहीं कुछ और नाम था उसका, आप लोग एक बार मुझे बताना कमेंट बॉक्स में उसका नाम क्या है, मैं भूल रही हूँ। तो इनकी जो वैक्सीन बनी हुई थी, ये इसी बायोटेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, ये बड़ी बड़ी लार्ज स्केल पर वैक्सीन को क्या किया गया था, बनाया गया था, ठीक है। तो चले शुरू करते हैं हम। और इसके अलावा ये तो हो गया बायोटेक्नोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब बायोटेक्नोलॉजी में पहला क्या किया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है, जीन्स में कुछ ना कुछ छेड़छाड़ किया जाएगा, बदलाव करा जाएगा, तो इसी को क्या कहा जाता है, इंजीनियरिंग कहा जाता है। इसके अलावा क्या करेंगे, ये तो हमने कर लिया, होस्ट सेल में हमने जब डाल दिया इसको, अब यहीं पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर स्टेराइल कंडीशन मेंटेन किया जाता है। इस होस्ट सेल को हमें क्या बनाना पड़ेगा, कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। इस होस्ट सेल को भी तो ये बताना पड़ेगा ना कि हाँ ये तुम्हारे जैसा ही कोई मॉलिक्यूल है, इसको तुम एक्सेप्ट कर लो, और इसको हमें क्या करना है, और ज़्यादा लार्जर स्केल पर इसको क्या करना है, बढ़ाना है, ताकि हम कुछ अपनी डिज़ायर्ड जो चीज़ें हम पाना चाहते हैं वो हमको मिल जाए। तो बहुत सारे विभिन्न प्रकार की तकनीकें होती हैं जिसकी वजह से, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बनाते हैं, ताकि जो हमारा डिजायर्ड जीन है वो क्या हो सके, डेवलप हो सके होस्ट सेल के अंदर, ठीक है ना। तो ये होता है, यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम एक कंडीशन मेंटेन करते हैं, स्टेराइल कंडीशन कहा जाता है, कि गंदगी वगैरह ना हो, कोई इम्प्योरिटी ना आ जाए, तो उसको हम कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग कहा जाएगा। इस बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, हम होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बनाते हैं और स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो दो प्रिंसिपल्स पर ये काम करते हैं, एक होता है आपका जीन इंजीनियरिंग होती है, ठीक है, एक होता है आपका बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग होता है, ठीक है बच्चों। तो अब ये जीन इंजीनियरिंग कैसे किया जाता है, चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं, जीन इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं। आनुवंशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोल सकते हो ऑल्टरनेटिवली, मैं इसको ऑल्टरनेटिवली जेनेटिक जीन इंजीनियरिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है ना। चलिए
तो अब इसमें क्या किया जाएगा बच्चों, इसमें क्या किया जाता है, हम देखते हैं कि हमारा जो विशेष कैरेक्टर हमको चाहिए। एग्जाम्पल मान लीजिए कि एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि गाय है। अब ये जो गाय है ये इसकी हाइट छोटी है, हाइट इसकी क्या है बच्चों, छोटी है, लेकिन मिल्क प्रोडक्शन इसका बहुत ज़्यादा है, दूध का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, दूध का उत्पादन अच्छा होता है। ठीक है, अब बैल है, कौन है, बैल है। ठीक है, ये क्या है, हाइट इसकी बड़ी अच्छी है, लंबा है ये। ठीक है, और ये क्या होता है, इसका एक थोड़ा सा खराब कैरेक्टर है, ये थक बड़े आसानी से जाता है, थक जाता है। ठीक है, और क्या है बच्चों, ये पावरफुल, या कह लो कि लाइक बॉडी बड़ा अच्छा है इसका, हृष्ट पुष्ट जिसको कहते हैं। ठीक है, ये है। अब नेचुरली अगर इनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, नेचुरली क्या होता है, लैंगिक जनन होता है, अगर मान लीजिए अगर इनके बीच में नॉर्मली लैंगिक जनन होता है तो क्या होगा। अब जरूरी नहीं है कि सारे के सारे बच्चे में अच्छे कैरेक्टर से ही जाए। मान लीजिए कि बच्चियां पैदा हुई, बच्चियां पैदा हुई, काफ, फीमेल काफ, बच्चियां पैदा हुई। ठीक है, अब ये जो बच्चियां है, ठीक है, इसका स्टडी किया जाएगा तो ये होगा कि बच्चियां लंबी है, लंबी है, हाँ हो सकता है कि माँ जैसा, मतलब अधिक दूध का उत्पादन करे, दूध का भी उत्पादन अच्छा हो इसमें। ठीक है, लेकिन अपने पिता से इसमें क्या आ गया, ये थक बड़ी आसानी से जाती हैं, थक जाती हैं, तो ये तो अनडिजायरेबल ट्रेट आ गया ना। ये जो थकने वाला इसका जो कैरेक्टर है, जो लक्षण है, ये तो हम नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते थे, लेकिन ये आ गया। तो अब हम क्या चाहेंगे, हम चाहते हैं कि इसमें जो अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स हैं वही आए। पापा जैसे, मतलब लेट्स से कि अपने पापा जैसा क्या हो, ये अच्छा हस्ट, अरे ताकतवर हो, हिस्ट पुष्ट हो, बॉडी अच्छी है इसको, इसकी लंबी हो ये, और माँ जैसे दूध का उत्पादन अच्छा करे, ये कैरेक्टर्स हमको चाहिए। बट नेचुरली जब लैंगिक जनन होता है तो कुछ अच्छे गुण के साथ में बुरे गुण भी आ जाते हैं, उनको हम रोक नहीं सकते हैं, राइट। लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम ये कर सकते हैं। ठीक है, मान लिया कि हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि भैया ये मिल्क प्रोडक्शन करने के लिए कोई ना कोई प्रोटीन बनता होगा, और उस प्रोटीन को बनाने के लिए कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो उस जीन को आइडेंटिफाई करेंगे हम, इस दूध के उत्पादन के लिए कोई ना कोई प्रोटीन बनता होगा, ठीक है ना, और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जीन रिस्पॉन्सिबल है। इसी वांछित जीन को हमें क्या करना है, पता करना है, ठीक है ना, डिजायर्ड इसी डीएनए को हमें क्या करना है बच्चों, पता करना है। ठीक है, इसको पता करेंगे हम, इसको पता करके क्या करेंगे, अलग करेंगे इस मदर से। अब इस काऊ से हम क्या करेंगे, इसके इस जीन को इसके सेल से, ना कि ऐसे, अब इसको ऐसे में हम करेंगे क्योंकि ये आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसके न्यूक्लियस में हम इस जीन के सेगमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, स्टडी करेंगे, फिर जा करके इसको हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। ठीक है, तो अब क्या है, न्यूक्लियस में क्या है, आपका जेनेटिक मटेरियल है। न्यूक्लियस में क्या है बच्चों, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, डीएनए जिसको कहते हो आप, ठीक है ना, डीएनए है। इस डीएनए, ये बड़ा लंबा सा चेन होता है, पता नहीं कौन सा सेगमेंट वाला जो डीएनए का सेगमेंट है जो इस हाई मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक कट करने के लिए, जैसे कपड़ा वगैरह आप कट करते हो, सब्जी वगैरह आप कट करते हो, तो नाइफ या फिर कैंची वगैरह का इस्तेमाल होता है। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास आणविक कैंची है। ठीक है, क्या है, आणविक कैंची है, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, आणविक चाकू, आणविक चाकू कहते हैं बच्चों। ठीक है, जिसको आप क्या कहते हो, मॉलिक्यूलर सीजर, लिखते जाइएगा, मॉलिक्यूलर सीजर या मॉलिक्यूलर नाइफ कहते हैं आप इसको, मॉलिक्यूलर नाइफ।
ठीक है ना, ये कहते हैं। तो ये क्या, इसकी खास बात क्या है? सबसे पहला तो ये मॉलिक्यूलर कैंची या फिर आणविक कैंची या आणविक चाकू जो है बच्चों, सिजर्स, आणविक चाकू जो है आपका, ये क्या होता है, ये आपके बने किससे हैं? मॉलिक्यूल्स के, अणुओं के बने हुए हैं। ऐसा नहीं कि हाँ लोहा वगैरह ठोस है, लोहा भी आपके एलिमेंट्स का ही बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी किसके बने होते हैं? अणुओं के ही बने हुए होते हैं, इसीलिए इनको मॉलिक्यूलर सीजर्स कहा जाता है, ठीक है। ये आपके विशेष प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? आपके विशेष प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स जो हैं आपके मॉलिक्यूलर सीजर, ये आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। इनको क्या कहा जाता है बच्चों? इनको कहा जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेस्ट्रिक्शन, प्रतिबंधन एंजाइम कहते हैं इनको। क्या कहा जाता है इनको? प्रतिबंधन एंजाइम। ये प्रतिबंधन एंजाइम आपका दो प्रकार का होता है। एक को हम कहते हैं एक्सोन्यूक्लियस और एक को हम कहते हैं बच्चों एंडोन्यूक्लियस। क्या कहते हैं? एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। डिफरेंस क्या है ध्यान दीजिएगा, याद कर, बहुत रटने की जरूरत नहीं है। यहां पर है वर्ड एक्सो, एक्सो का मतलब होता है बाहर, ठीक है। यहां पर है वर्ड एंडो, एंडो का मतलब होता है अंदर। तो एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है? डीएनए का जो ये मान लीजिए एक लंबा सा चेन है, इसको क्या करेगा? ये बाहर की तरफ से कट करता है, बाहर की तरफ कट करेगा, ठीक है ना। एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा? डीएनए को बाहर की तरफ से कट करेगा, किनारों पर कट करेगा। बाहर की तरफ से अच्छा है कह लो, किनारे से कट करेगा, किनारे से कट करेगा ये। जबकि एंडोन्यूक्लियस जो है ये क्या काम करता है? ये बीच से कट करने का काम करता है। एंडोन्यूक्लियस बीच से कट करने का काम करता है। कौन? एंडोन्यूक्लियस। ये क्या काम करेगा? बीच से, मध्य से कट करने का काम करेगा, मध्य से कट करेगा। क्या कट करेगा? इन्हीं डीएनए के कुछ स्पेसिफिक या विशेष सेगमेंट्स को कट करेगा, ठीक है ना। कैसे कट करेगा अभी बस देखते हैं, इसके जस्ट बाद में हम देखते हैं। ये क्या करता है? बीच से कट करता है, ठीक है। तो अब ये कैसे पता करेगा कि भाई मुझे बीच से ही कट करना है? तो आप डीएनए की स्टडी कर चुके हैं, आपको पता है कि यहाँ पर ये क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेसेस लगे होते हैं और ये हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। और ये क्या बना हुआ है इसका बच्चों? ये जो बाहरी सीढ़ी जैसा, सीढ़ी का जो किनारे से दो ऐसे लकड़ी का या लोहे का बना होता है, ये आपके क्या होते हैं? ये बने होते हैं शुगर फॉस्फेट मॉलिक्यूल से बना होता है। इन्हीं के बीच में क्या लगा होता है? नाइट्रोजनस बेसेस लगे होते हैं, ठीक है ना। नाइट्रोजनस बेसेस लगे होते हैं और ये क्या काम करते हैं? ये जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। तो आपका एंडोन्यूक्लियस या एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है? इसी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है। एक्सोन्यूक्लियस या एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है। लिख लीजिएगा थोड़ा सा, ये बहुत मेसी हो गया है, एक मिनट। एक्सोन्यूक्लियस या एंडोन्यूक्लियस क्या काम करते हैं बच्चों? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ने का काम करते हैं। हो गया, ये चीज समझ में आ गया, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ने का काम करेंगे। अब बात आते हैं किसकी करते हैं हम? एंडोन्यूक्लियस की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? एंडोन्यूक्लियस की। एंडोन्यूक्लियस ये क्या है? एक प्रकार का ये क्या है? प्रतिबंधन एंजाइम है, प्रतिबंधन एंजाइम है। एंडोन्यूक्लियस क्या है बच्चों? प्रतिबंधन एंजाइम होता है, ठीक है। तो ये एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? इसको, इसके पास ना एक कह लो कि एक बड़ा एक अजीब सा शक्ति है इसके पास, पावर है इसके पास। क्या पावर है? ये दरअसल इस डीएनए के लंबी सी चेन में एक ऐसे सेगमेंट को ढूंढता है जहां पर पैलिंड्रोमिक साइड मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं बच्चों? जहां पर पैलिंड्रोमिक साइड मौजूद होते हैं, ठीक है। अब ये पैलिंड्रोमिक साइड क्या है? पैलिंड्रोमिक साइट क्या होता है?
पैलिंड्रोमिक साइड लास्ट क्लास में भी मैं बता चुकी हूँ कि अगर आप बाईं तरफ से पढ़ेंगे तो भी सेम लगेगा, दाईं तरफ से पढ़ेंगे तो भी सेम लगेगा, चाहे आप इधर से पढ़िए चाहे आप इधर से पढ़िए, जो सीक्वेंस है, जो क्रम है वो सेम आएगा। जैसे कि लिखा हुआ है मॉम लिखा हुआ है, चाहे आप इस तरफ से पढ़िए चाहे आप इस तरफ से पढ़िए, MOM आ रहा है, MOM आ रहा है। एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है मलयालम, लैंग्वेज है ना, मलयालम। ठीक है बच्चों, आप ये देखिए MAL आ रहा है। ठीक है, चाहे आप लेफ्ट साइड से पढ़िए चाहे राइट साइड से पढ़िए, सीक्वेंस अगर सेम आता है तो इस प्रकार के हम सीक्वेंस को क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं, पैलिंड्रोम कहते हैं। कौन से अरेंजमेंट में ये हैं, पैलिंड्रोमिक अरेंजमेंट में ये होते हैं। तो डी हमारा जो ये आर्डविक कैची है, ये जो हमारे एंजाइम्स होते हैं, ये भी कुछ कुछ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ढूंढते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए एक सेकेंड ATT GG था ACAA गड़बड़ हो रहा है। अभी तो मैं आइए ठीक है, देखिए एक हमारे पास प्रतिबंधन एंजाइम है जो कि एंडोन्यूक्लिएज होते हैं। ठीक है, ये प्रतिबंधन एंजाइम क्या होते हैं बच्चों, एंडोन्यूक्लिएज होते हैं। इनके लिए एक विशेष प्रकार का क्या होता है, पैलिंड्रोमिक साइट होता है। क्या होता है, पैलिंड्रोमिक साइट होता है। ठीक है, पैलिंड्रोमिक साइट क्या होते हैं आपके, चाहे आप बाईं तरफ से पढ़िए चाहे आप दाईं तरफ से पढ़िए, सेम ही होते हैं। ठीक है ना, बाईं तरफ से पढ़ेंगे तब भी सेम आएगा, दाहिनी तरफ से पढ़ेंगे तब भी सेम आएगा। तो एक एंजाइम है, इस एंजाइम का नाम है EcoR1। ये एंजाइम जो है बच्चों EcoR1, ये एक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम होता है जिसका पैलिंड्रोमिक साइट होता है बच्चों GAATTC होता है। ठीक है, डीएनए को आप हमेशा किस तरह से पढ़ते हैं, 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो GAATTC इधर से भी देखेंगे तो GAATTC आएगा। ठीक है, इसको आप लेफ्ट साइड से पढ़ेंगे तो भी सेम है, राइट साइड से पढ़ेंगे तो भी सेम ही आता है। ठीक है, तो अब ये EcoR1 देखेगा इस डीएनए के सेगमेंट्स को, पूरे डीएनए के सेगमेंट्स को क्या करेगा, स्कैन करेगा। आपने देखा होगा कि ऐसे एक मशीन होती है जो इसको क्या करती है, ऐसे ऐसे स्कैन करती है। जहां पे उसका सेगमेंट मिल जाएगा, जहां पे भी उसका सेगमेंट मिल जाएगा वो क्या करेगी, इस सेगमेंट को कट कर देगी।
इस सेगमेंट को क्या करेगा, वो कट कर देगा, ठीक है ना। अब इसको क्या कर लिया, इसने कट कर लिया। चलिए मान लीजिए यहाँ पर ये सेगमेंट क्या हो गया, कट हो गया, कट हो गया, ठीक है। ये है GAA TTC, GAA TTC, ठीक है, ये कट हो गया, ठीक है बच्चों। इसने क्या करा, ये तो आपका मान लीजिए ये है आपका सोर्स डीएनए है, सोर्स डीएनए का सेगमेंट है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हमको इसको किसी न किसी क्या करते हैं कि जेनेटिक मॉलिक्यूल के साथ में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना भी पड़ेगा। तो हम डीएनए जैसा ही प्रोकैरियोट्स में हम डीएनए जैसा ही कुछ एक और चीज देखते हैं। प्रोकैरियोट्स में स्पेशली आप कह लीजिए जीवाणुओं में क्या होता है कि इनके आनुवंशिक अणुओं के अलावा भी, मान लीजिए कि ये एक जीवाणु की कोशिका है, इसमें इसके आनुवंशिक मटेरियल के अलावा भी एक और चीज पाई जाती है, गोलाकार चीज होता है बच्चों। ये इसकी जो खासियत होती है, ये क्या काम कर सकता है, ये डीएनए की तरह रेप्लिकेशन कर सकता है, यानी मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, अपने जैसा नया मॉलिक्यूल बना सकता है, ठीक है ना। ये जेनेटिक मटेरियल जैसे गुण रखते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, ये आपके होते हैं प्लाज्मिड होते हैं बच्चों। ये क्या होते हैं, प्लाज्मिड होते हैं। ये प्लाज्मिड क्या होते हैं बच्चों, प्लाज्मिड क्या होते हैं, जीवाणुओं में मौजूद एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए ये होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है बच्चों, प्लाज्मिड कहा जाता है, ठीक है। अब ये प्लाज्मिड जो है बच्चों, हमने क्या करा, हमने सोर्स डीएनए से जेनेटिक मटेरियल को कट किया। अब हमको क्या करना है, हमको इसको पहुंचाना है पोषद कोशिका तक पहुंचाना है। कहाँ तक पहुंचाना है, होस्ट तक पहुंचाना है। मान लीजिए कि आप लेट्स से कि प्रयागराज स्टेशन पर आप हैं और आपको जाना कहाँ है बच्चों, वाराणसी जाना है, ठीक है ना, बनारस जाना है। इलाहाबाद से आपको जाना कहाँ है, बनारस जाना है। प्रयागराज से बनारस जाना है, जाओगे कैसे, जाने के लिए कोई ना कोई गाड़ी तो चाहिए, कोई ना कोई वाहन तो चाहिए, व्हीकल चाहिए ना। तो वो जो व्हीकल होता है वो क्या होता है बच्चों, उसको हम कहते हैं वाहक, ले जाने वाला वाहक होता है, ठीक है। उसी वाहक को क्या कहा जाता है, वेक्टर कहा जाता है। ये क्या होता है, वेक्टर होता है। तो इसी तरीके से हमारे सोर्स डीएनए में से हमने अपना वांछित डीएनए निकाल लिया, वांछित डीएनए हमने क्या करा बच्चों, निकाल लिया। जो विशेष प्रकार का गुण हमको चाहिए था कि ये आने वाली पीढ़ी में जाए, उसको हमने क्या करा, मॉलिक्यूलर सीजर्स की हेल्प से कट कर लिया, आणविक कैंची की हेल्प से हमने क्या करा, कट कर लिया। अब कट करने के बाद इसको हमें पहुंचाना कहाँ है, इसको हमें पहुंचाना है अपनी पोषद कोशिका में पहुंचाना है। कहाँ पहुंचाना है, पोषद कोशिका में इसको हमें ले जाना है। होस्ट सेल में जाएगा तभी तो मल्टीप्लाई करेगा और तभी तो इसका नंबर बढ़ेगा, तभी बढ़ेगा, ठीक है। तभी तो ढेर सारा हम इसकी और बहुत सारा वृद्धि कराएंगे, फिर इसका जीन एक्सप्रेस होगा, जो प्रोटीन बनाएगा, जो इच्छित चीज हमको चाहिए थी वो हमको मिलने लगेगा, और फिर उसको हम क्या करेंगे, मार्केटिंग करेंगे इसकी, बेचेंगे इसको, ठीक है ना, तभी तो करेंगे। तो इस पोषद कोशिका में पहुंचाने के लिए यही बीच का वाहक काम करता है। कौन काम करता है, वाहक काम करता है बच्चों। इस वाहक को क्या कहा जाता है, वेक्टर कहा जाता है, वाहक कह लीजिए, वेक्टर कह लीजिए, ठीक है। अब ये वाहक कौन है, ये वाहक कौन होते हैं, विभिन्न प्रकार के आपके वाहक हो सकते हैं, ठीक है ना। विभिन्न प्रकार के आपके वाहक हो सकते हैं, प्लाज्मिड हो सकता है, कॉस्मिड हो सकता है, आपका बैक हो सकता है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो सकता है, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो सकता है बच्चों, आपके बैक्टीरियोफाज हो सकते हैं, लैम्डाफाज हो सकते हैं। ये आपके विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं, एक कोश की जो जीव हैं, ये आपके क्या कर सकते हैं, या कोशिकाएं हैं, ये क्या कर सकते हैं, आपके वाहक की तरह काम कर सकते हैं, क्योंकि इनमें क्या मौजूद होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए जो कि प्लाज्मिड है वो मौजूद होता है, ठीक है। अब काम कैसे करेगा, हम क्या करेंगे, इसी प्लाज्मिड को हम क्या करेंगे, निकालेंगे। हमको चाहिए भैया ये प्लाज्मिड, ठीक है, यहां समझिएगा। आइए,
हमको चाहिए क्या, ये वाला प्लाज्मिड चाहिए। हमने इस प्लाज्मिड को निकाल लिया, ठीक है ना, लेकिन इस प्लाज्मिड को भी हमको कट तो करना पड़ेगा, इसका भी कुछ पार्ट डीएनए का निकालना पड़ेगा। डीएनए के कुछ सेगमेंट को हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, जिस कैंची से हमने डीएनए की अपने इस डिजायर्ड सेगमेंट को कट किया हुआ था, उसी कैंची से हम इस अपने प्लाज्मिड के भी कुछ डीएनए के हिस्से को कट करेंगे। क्या करेंगे, इस डीएनए के कुछ हिस्से को भी उसी सेम कैंची से कट करेंगे। तो हमारी कैंची कौन थी, हमारी कैंची हमारे पास है इको R1 है, इको R1 है। इसी कैंची से हम क्या करेंगे, अपने इस प्लाज्मिड के कुछ पार्ट ऑफ डीएनए को हम कट कर लेंगे। कट कर लिया बच्चों हमने, ठीक है ना। कट इसलिए करते हैं क्योंकि जो एंड यहाँ पर बनेगा वही बिल्कुल सेम हमको यहाँ पर भी बनाना होता है, ताकि ये तुरंत पहचान ले और इसके साथ में क्या हो, आकर के इसके साथ जुड़ जाए, ठीक है ना। चलिए अब कट कर लिया, तो ये क्या होगा, यही वाला सेगमेंट है, चलिए इसी से बनाते हैं, हम ब्लैक कलर से बनाते हैं। तो ये जो सोर्स वाला डीएनए का जीन हमारे पास था, इसको हमने क्या करा, इस प्लाज्मिड से क्या करा, लगा दिया। इस प्लाज्मिड से क्या किया, हमने लगा दिया। आप इसको फॉरेन डीएनए भी बोल सकते हैं। ये जो हमारे पास सोर्स डीएनए है, ये हमारा मान लीजिए फॉरेन डीएनए है, ठीक है ना। इसको हमने इस प्लाज्मिड से लगाया। भाई जोड़ेगा कौन, कोई ग्लू कोई गोंद भी तो होना चाहिए, जोड़ेगा कौन। तो जोड़ने के लिए एक हमारे पास ग्लू होता है, जोड़ने के लिए एक ग्लू होता है बच्चों, जिसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं, या आणविक गोंद कह लीजिए आप। मॉलिक्यूलर ग्लू होता है आपके पास, आणविक गोंद, जिसको हम कहते हैं लाइगेज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, लाइगेज। तो ये लाइगेज आपका क्या काम करेगा, लाइगेज इस फॉरेन डीएनए को प्लाज्मिड से जोड़ने का काम करेगा, फॉरेन डीएनए को प्लाज्मिड से जोड़ने का काम करेगा। अच्छा अब एक बात बताइए, अभी तो ये बेचारा पूरा का पूरा डीएनए सेगमेंट से इसके पास अपना था, अब इसके पास एक नया डीएनए का सेगमेंट आ गया, तो इसमें कुछ नया बन गया ना, नया बना ना। तो इसी को, अब ये जो हमारे पास डीएनए है बच्चों, इसी को हम कहते हैं आर डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं, पुनर्योगज डीएनए कहते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ बच्चों, पुनर्योगज डीएनए हमारा बन गया। ये होता है ऊपर ऊपर का तरीका पुनर्योगज डीएनए बनाने का, ठीक है ना। अभी यहाँ से जो हमने इस डीएनए को काटा हुआ है, इसको यहाँ तक पहुँचाने में कई सारे स्टेप से होकर के गुजरना पड़ता है, लेकिन इतनी चीज़ों को मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम दरअसल कर क्या रहे हैं। सबसे पहले बच्चों, हमको अपना जो वांछित गुण है, जैसे कि मैंने चाहा कि जिस तरह से मदर हाई क्वांटिटी में मिल्क का प्रोडक्शन कर रही है, मैं चाहती हूँ कि जो बछिया हो वो भी क्या करे, ढेर सारे मिल्क का प्रोडक्शन करे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम क्या देखेंगे कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर हम डिपेंडेंट रहेंगे, क्या पता वो ना आए गुड़, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि ये शॉर्ट आना ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उस जो मदर का डीएनए है उसको स्टडी करेंगे, स्टडी करके वो डिजायर्ड सेगमेंट को हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर कैंची की मदद से कट कर लेंगे। एंडोन्यूक्लिएज प्रतिबंधन एंजाइम को मॉलिक्यूलर कैंची कहा जाता है, उसकी मदद से हम क्या करेंगे, कट कर लेंगे। विभिन्न प्रकार के आपके एंडोन्यूक्लिएज प्रतिबंधन एंजाइम होते हैं, जिनमें से एक है इको R1, ठीक है ना। इको R1 का पैलिंड्रोमिक साइट ये है। हर प्रतिबंधन एंजाइम के लिए पैलिंड्रोमिक साइट अलग अलग होता है। जैसा कि इको R1 का GAATTC है, जो आपके दूसरे एंजाइम होंगे उनका सेम नहीं होगा, सेम होगा तो लफड़ा हो जाएगा। इसीलिए हर एंजाइम का क्या होता है, पैलिंड्रोमिक साइट अलग अलग होता है। इनका भैया, इनका कौन सा है, मतलब इको R1 का कौन सा है, इको R1 का GAATTC वाला 6 बेस पेयर वाला पैलिंड्रोमिक साइट है। इसने पहचान लिया और इसने क्या करा, कट कर लिया। कट कर लिया, कट करने के बाद में हम तुरंत कूद गए कहाँ पर, अभी इसके बीच में 2-3 स्टेप्स होते हैं, डिस्कस करेंगे। तो हमको क्या कराना है, अल्टीमेटली हमारा डेस्टिनेशन कहाँ है, पहुँचना कहाँ है, पहुँचाना है हमको इसको होस्ट सेल में पहुँचाना है, पोषद कोशिका में पहुँचाना है।
पोषक कोशिका में पहुंचाने के लिए हमको कोई ना कोई गाड़ी चाहिए, व्हीकल चाहिए, वाहक चाहिए होगा। तो वाहक हमारे कौन से हो गए? वाहक हमारा प्लाज्मिड हो सकता है, फाज्मिड हो सकता है, कॉस्मिड हो सकता है, बैक हो सकता है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यैक हो सकता है, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स हो सकते हैं आपके, आपका बैक्टीरियोफाज हो सकता है, आपका लैम्डा फाज हो सकता है बच्चों, M13 फाज हो सकता है, ठीक है ना। ये आपके जितने भी मैंने नाम दिए हुए हैं ये आपके वाहक की तरह काम करते हैं। वाहक की तरह क्यों काम करते हैं हम अभी थोड़ी देर में स्टडी भी करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे भी वाहक होते हैं जिनको हम बनाते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, ह्यूमन इंटरफेयर करके, मतलब साइंटिस्ट उसको क्या करते हैं, बनाते भी हैं, ठीक है ना। अब ये वाहक, इन वाहक का इस्तेमाल कैसे हम करते हैं? कुछ ऐसा भी होता है होस्ट सेल में विदाउट वेक्टर भी हम इंसर्ट करा देते हैं, कुछ कुछ में वाहक की ज़रूरत भी पड़ती है। चलिए मान लीजिए कि यहाँ पर वाहक की ज़रूरत पड़ भी रही है, तो इस वाहक ने क्या करा, इस डीएनए को जो आपका आरडीएनए बना हुआ है वहां तक इसको पहुंचाया, ठीक है ना। तो इस वाहक के साथ सबसे पहले हम अपनी इस डीएनए के सेगमेंट को जोड़ दिया हमने, आरडीएनए हमारा बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारा, वहां से आवाज आई रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारा बन गया। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमको पहुंचाना कहाँ है? पोषक कोशिका में पहुंचाना है, ठीक है। बात समझ में आ गई? यही है जेनेटिक इंजीनियरिंग करना। पोषक कोशिका में पहुंच गया, अब पोषक कोशिका में पहुंचा तो अब होस्ट सेल को भी तो कॉम्पिटेंट बनाना है कि भैया हमारे प्लाज्मिड को एक्सेप्ट कर लो, हमारे बैक्टीरियोफाज को एक्सेप्ट कर लो, ये बस अपना काम करने आ रही है, बस मल्टीप्लाई करके ढेर सारा सेल्स बनाएंगे ताकि ढेर सारा डीएनए का सेगमेंट हमको मिल जाए, फिर उनको हम कल्चर करें और ढेर सारा हम क्या करें, मटेरियल हमको मिल जाए और उसको यूज़ करके हम अपनी इच्छा अनुसार जो चीज़ें बनाना चाहते हैं, दवाइयाँ बनाना चाहते हैं, एंजाइम्स बनाना चाहते हैं, वैक्सीन बनाना चाहते हैं, वह हम बना ले, ठीक है ना। ये काम होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, ठीक है बच्चों। चलिए, तो अब थोड़ा सा कुछ कुछ चीज़ों की मैं बात करूँगी। सबसे पहले मैं बात करती हूँ किसकी? आपके एंजाइम की बात करती हूँ। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम का यूज हुआ है और सबसे पहला एंजाइम कौन सा था? प्रतिबंधन एंजाइम थे बच्चों, प्रतिबंधन एंजाइम। ये आपके प्रतिबंधन एंजाइम क्या होते हैं बच्चों? इनके पास ना ये क्या काम करते हैं, इनके पास में एक गुण होता है जिससे ये क्या करते हैं, पहचान स्थल को समझ सकते हैं। बेसिकली इनके पास क्या होता है, एक पहचान स्थल होता है, रिकॉग्निशन साइट, रिकॉग्निशन साइट होता है, ठीक है। जो इनका क्या है, पैलिंड्रोम्स है। एंडोन्यूक्लियस के पास क्या होता है, पैलिंड्रोम्स होते हैं, ठीक है। ये क्या काम करते हैं, ये स्कैन करेंगे, ठीक है ना, इंस्ट्रक्ट करेंगे, पहचानेंगे, ठीक है, एंड कट करेंगे। और क्या काम करेंगे बच्चों? कट करने का काम करते हैं। इन प्रतिबंधन एंजाइम्स को क्या कहा जाता है बच्चों? इनको क्या कहा जाता है? आणविक कैची कहा जाता है, आणविक कैची कहा जाता है, ठीक है। या फिर आप इनको आणविक चाकू भी कह सकते हो, आणविक चाकू भी आप इनको कह सकते हो, ठीक है। या इंग्लिश में क्या कहोगे इनको? मॉलिक्यूलर सीजर्स, मॉलिक्यूलर सीजर्स, मॉलिक्यूलर सीजर्स या मॉलिक्यूलर नाइफ, ठीक है। मॉलिक्यूलर नाइफ हो गया। अच्छा, ये कितने प्रकार के हैं बच्चों? एक को कहते हैं एक्सोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, और ये क्या है, दूसरा क्या है आपका? एंडो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। नाम से अब आपको पता चल जाएगा ये क्या काम करेगा, ये किनारे से कट करता है, ये क्या काम करेगा, किनारे से कट करेगा, और
एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, ये सेंटर से कट करेगा। कहाँ से कट करेगा, बीच से कट करेगा, ठीक है ना, सेंटर से। यहाँ लिख लो किनारे से और ये बीच से, ठीक है, ये काम हो गया। थोड़ा सा एंडोन्यूक्लियस का और देख लेते हैं कि एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं बच्चों, ये आपके क्या करते हैं, अच्छा हाँ ठीक है, आइए, कुछ आपके ऐसे एंजाइम्स हैं, कुछ आपके एंजाइम्स ऐसे होते हैं, जैसे कि इको R1 का एग्जांपल अगर मैं लूं, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि, और ये कौन से, जरा से सॉरी एक इंपॉर्टेंट लिख लीजिए यहाँ पर, ये कौन से बॉन्ड को तोड़ते हैं, तो ये फॉस्फो डाइएस्टर बंध को तोड़ते हैं, फॉस्फो डाइएस्टर बंध को ये तोड़ते हैं, ठीक है, तोड़ते हैं, ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है। कुछ आपके एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि डीएनए के सेगमेंट्स को क्या काम करेंगे, इस तरह से कट करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ लिखा है GAATTC, यहाँ पर है GAATTC, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, ये इस तरह से कट करता है, किनारे से ऐसे पकड़ के ऐसे, ये इसको इस तरह से कट करता है, ठीक है बच्चों, ऐसे कट करेगा। जब ये इस तरह से इसको ऐसे किनारे से कट करेगा, एंडोन्यूक्लियस की मैं बात कर रही हूँ, एक्सोन्यूक्लियस की नहीं, जो इको R1 एंजाइम है ये इसको ऐसे कट करेगा, तो यहाँ ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ऊपर हो गया G और यहाँ पर आ गया आपका CTCAA, इस तरह से कुछ बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपके ये क्या होते हैं, ऐसे हैंगिंग होते हैं, मतलब ये लटकते रहते हैं ऐसे। तो इस प्रकार का जो सीक्वेंस बनता है इसको कहते हैं बच्चों, यहाँ पर ऐसे क्या करेगा, एक लाइनिंग बनी रहेगी, बेसिकली इसे किनारा बना रहता है जब कोई चीज कट होती है तो इनके एंड को, इनको छोर को, इनके छोर को, छोरे नहीं, छोर, छोर क्या लिखा जाता है, इनके छोर को, इनके एंड्स को क्या कहा जाता है, स्टिकी एंड कहते हैं बच्चों, स्टिकी एंड्स कहते हैं, या इनको और क्या कहा जाता है, कोहेसिव एंड बोला जाता है, ठीक है। क्यों भैया, क्यों स्टिकी हैं, बेचारे अधूरे पड़े हुए हैं ना, आप देखेंगे ये अधूरे पड़े हुए हैं, इनको किसी ना किसी से जुड़ने की जरूरत है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ है कि अनस्टेबल जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो तुरंत अपना ऑक्टेट प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन कूदता रहता है जगह जगह। इसी तरीके से ये क्या काम करते हैं, ये भी ऐसे हैंगिंग अवस्था में लटके हुए हैं, इनको चाहिए कि जल्दी से जल्दी मेरा नाइट्रोजनस बेस आ जाए, हमारे साथ पेयर अप कर ले और हम भी क्या हो, साथ साथ मौज मस्ती करें, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्या होता है, ये हैंगिंग होते हैं बच्चों, ऐसे लटकते रहते हैं, ठीक है। अब यही लटकने वाले ही हैंग एंड्स को हमको चाहिए, ठीक है ना। अब दूसरे कुछ ऐसे भी एंजाइम है, जैसे एक और एंजाइम है, और ये एंजाइम क्या है, एंडोन्यूक्लियेजेज ही है, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, समझिएगा इसको, ये आपके हैं तो एंडोन्यूक्लियेजेज ही। जैसे कि एक एंजाइम है SMA1 ये क्या काम करता है बच्चों, ये जिन एंड्स को कट करता है, ये इनको बीच से कट करता है, इनको क्या करता है, ऐसे बीच से कट करता है, बीच से कट करेगा। मान लीजिए इस पार्ट को इसने क्या किया, कट कर लिया, तो कुछ ऐसे बचेगा, ये बचेंगे और ये किनारे वाला बचेगा, बीच वाला गायब हो जाएगा। तो जब किनारे वाला बचा हुआ है, आप देखेंगे इसके पास फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड भी है, ये 5 प्राइम हो गया, ये 3 प्राइम हो गया, 5 प्राइम हो गया, 3 प्राइम हो गया, इसके पास भी अपना 5 प्राइम, 3 प्राइम, 5 प्राइम और 3 प्राइम ये बचा हुआ है, ठीक है ना। तो ये देखेंगे इनके पास अपना फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड भी है, नाइट्रोजनस बेसिस है, इसके पास भी अपना फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, नाइट्रोजनस बेसिस है, बीच वाला गायब हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। तो अब ये जो है, इनको पेयर अप होने की तो जरूरत नहीं है, ये तो तड़पेंगे नहीं कि हाँ मुझे भी किसी के साथ जोड़ दो, इसको भी कोई परेशानी है, मुझे भी किसी के साथ जोड़ दो। तो इस प्रकार के जो एंड्स बचते हैं, ये जो आपके इस प्रकार के एंड्स बचे हुए हैं, इनको कहा जाता है बच्चों फ्लश एंड कहा जाता है,
क्या कहा जाता है? फ्लश एंड कहा जाता है, ठीक है ना, या ब्लंट बोला जाता है, ब्लंट एंड। आप थोड़ा सा देख लीजिएगा हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, फ्लश एंड कहा जाता है या फिर ब्लंट एंड कहा जाता है। ये फ्लश एंड ब्लंट एंड नहीं जुड़ते हैं, ये किसी से जुड़ेंगे नहीं। जुड़ेगा कौन? यही स्टिकी एंड वाला ही जुड़ेगा बच्चों। ये कौन जुड़ेगा? यही स्टिकी एंड वाला ही आपका क्या होगा? जुड़ेगा, ठीक है ना। तो यही स्टिकी एंड वाले ही क्या करेंगे, इसी वजह से अगर आपने फॉरेन डीएनए को EcoR1 से काटा और आपने प्लाज्मिड को SMA1 से काटा, SMA1 कहाँ गया? हाँ ये है, एक मिनट, अगर आपने प्लाज्मिड को SMA1 से काटा तो एक के पास तो स्टिकी एंड बन गया, दूसरे के पास फ्लश एंड बन गया। दोनों जुड़ेंगे कैसे? दोनों पहचान ही नहीं पाएंगे एक दूसरे को। इसीलिए जब भी क्या करा जाएगा, फॉरेन डीएनए को जिस आणविक कैंची से काटा जा रहा है, अगर फॉरेन डीएनए को EcoR1 से काटा जा रहा है तो प्लाज्मिड के डीएनए को यानी कि वेक्टर के डीएनए को भी EcoR1 से ही काटा जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया हुआ है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि कहीं आप SMA1 लिख रही हैं, कहीं पर आप EcoR1 लिख रही हैं, ये सब क्या है? देखिए ये सब आपके बच्चों एंडोन्यूक्लियस परिवार के विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधन एंजाइम्स हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, ठीक है ना। इनका नाम रखा गया है। नाम क्यों रखा गया है? जिन जीवाणुओं से इनको निकाला गया है, जिन जीवाणुओं से इनको प्राप्त किया गया है, उन्हीं के नाम पर इनका नाम रख दिया गया हुआ है। अब समझते हैं इस एंडोन्यूक्लियेजेस को प्राप्त करने की थोड़ी सी कहानी समझते हैं। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, या लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हटाऊंगी तो ये हट जाएगा। तो अब चलते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री में, चलते हैं कि कहाँ से पता चला भैया ये कहानी, पूरी शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक है। तो चलिए हटा रही हूँ इसको। शुरू से समझिए। 1917 में कार्ल एरिक नाम के वैज्ञानिक थे। सबसे पहले इन्होंने कार्ल एरिक 1917 में इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया था बच्चों। बायोटेक्नोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया हुआ था, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद आ जाइए 1970 में, आ जाइए 1970 में सबसे पहला जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था, सबसे पहला जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था उसके बारे में पता चला। ये आपका सबसे पहला एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है HIND-2, HIND-2, ठीक है। ये आपका एक एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है HIND-2। सबसे पहले इस एंजाइम के बारे में पता चला था, यानी सबसे पहले प्राप्त होने वाला एंजाइम का नाम क्या है? HIND-2 एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है बच्चों। अच्छा, कई सारे वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे थे। इसमें से कुछ वैज्ञानिक हैं आपके स्मिथ, नेथन्स, आर्बर, ठीक है बच्चों, आर्बर। तो एक जीवाणु है साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड होता है इसकी वजह से, ठीक है बच्चों। तो इसके पास एक एंजाइम था जो कि बायो रेजिस्टेंट था। जो कैसा था? बायो रेजिस्टेंट था। अरे एक सेकेंड, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि अगर इसकी बॉडी में एंटीबायोटिक डाला जाएगा तो ये मरेगा नहीं। इसकी बॉडी में दरअसल डाला नहीं जाता है। जब भी हम बीमार होते हैं तो हम क्या करते हैं,
हम दवाई खाते हैं, जो दवाई जा करके इसके सेल को क्या करता है, छेद कर करके मार डालता है। तो जैसे ही हमने साल्मोनेला टाइफी यानी टाइफाइड के अगेंस्ट में एंटीबायोटिक खाया तो ये इस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। तो इससे ये पता चला कि हो ना हो इसके शरीर में कोई ना कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंजाइम मौजूद है जो कि इसके शरीर को प्रोटेक्ट कर रहा है, इस पर कोई असर नहीं हो रहा है। तो यहीं से देखा गया कि किया क्या गया कि इसके शरीर से इसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंजाइम को क्या किया, निकाला गया इसके शरीर से। एक इसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंजाइम को क्या किया, निकाला गया। अब ये देखा कैसे गया, देखा ये गया, थोड़ा सा नीचे बना देती, के पास ये अपना सेल है और इस पर अटैक कौन करता है, इस पर अटैक करता है बैक्टीरियोफाज। इस पर अटैक कौन करता है बच्चों, बैक्टीरियोफाज। ये कौन है, बैक्टीरियोफाज है। पिछली क्लास में बता चुकी हूँ बैक्टीरियोफाज कौन होते हैं। ये ऐसे विषाणु होते हैं जो वायरस पर अटैक करते हैं, ठीक है ना। बैक्टीरियोफाज, फाज का मतलब क्या, खाने वाले, ठीक है ना, नष्ट करने वाले, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने अपना डीएनए, इसने अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। लेकिन ये देखा गया कि इस साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया पर तो कोई असर ही नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं, उल्टा इसका जेनेटिक मटेरियल समाप्त हो गया। कैसे समाप्त हो गया भाई, इसके पास एक एंजाइम था जिसने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर डाला। क्या कर डाला, कट कर डाला। लेकिन इसके शरीर मतलब इसके जेनेटिक मटेरियल पर कोई असर नहीं हुआ, इसके जेनेटिक मटेरियल पर कोई असर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, तो यहीं से पता चला कि इसके पास क्या है, इसके पास कुछ विशेष प्रकार के क्या हैं, एंजाइम हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। क्या है, निकाल लीजिए, इसके पास क्या है, कुछ इस विशेष प्रकार के क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। साथ ही साथ क्या है, मिथाइलेज है, एक स्पेशल प्रकार का एंजाइम है, मिथाइलेज है, जो कि ये मिथाइलेज क्या करता है, इसके जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है, जबकि ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसके जेनेटिक मटेरियल को छोटे छोटे पीसेज में क्या कर गया, कट कर गया। तो यहीं से निकल करके आता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं में फिर खोजा जाना शुरू हो जाता है, मतलब खोज शुरू हो जाती है किसकी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज शुरू हो जाती है। तो अगर पूछा जाएगा कि सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन से जीवाणु में देखा गया था, तो साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। और सबसे पहला प्राप्त होने वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा है, हिंद 2 है। कौन सा है, हिंद 2 है, ठीक है। 2 सवाल आपके हो गए हैं, ठीक है। यहाँ से तो यही खोज जब पता चली, इसी खोज के बाद में इनको, इन तीनों वैज्ञानिकों को 1978 में नोबेल पुरस्कार मिलता है। क्या मिलता है बच्चों, नोबेल पुरस्कार इनको मिलता है, ठीक है। इनको 1978 में तीनों लोगों को सम्मिलित रूप से नोबेल पुरस्कार मिलता है। और 1970 में आपके 2 वैज्ञानिक होते हैं, क्या नाम है इनका, नमो इनका थोड़ा सा अजीब रहता है, स्टैनले कोहेन, स्टैनले लिखने में भी, स्टैनले कोहेन, हर्बर्ट बॉयर। स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर बायोटेक का यूज करते हैं, यानी rDNA बनाते हैं। ये लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का काम करते हैं, यानी यूज करते हैं। कौन, स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज, ठीक है बच्चों। अब आगे हम देखेंगे क्या, विभिन्न प्रकार के आपके जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं और इनका नामकरण कैसे होता है वो हम देखेंगे। ये इतनी कहानी आपको समझ में आ गई कि साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु में सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को देखा गया था, और सबसे पहला बनने वाला आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा, हिंद 2 है। 1970 में स्टैनले कोहेन, हर्बर्ट बॉयर ने बायोटेक का इस्तेमाल करते हुए rDNA बनाया हुआ था, एंड स्मिथ, नेथन्स एंड आर्बर को 1978 में सम्मिलित रूप से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज के लिए
नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। ठीक है, और इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का बहुत बड़ा यूज है बायोटेक्नोलॉजी का सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, ये हो गई बेसिक बातें। ठीक है, समझ में आ गया है। चलिए आगे चलिए। अब हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के आपके जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं इनका नामकरण आप कैसे करते हो, और कुछ जो थोड़े से इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं इनके बारे में हम देखेंगे। नामकरण, नामकरण नाम का एक हिंदी सीरियल आता था। नामकरण किसका, आर ही लिख रही हूँ, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम समझ जाइएगा, नामकरण है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जीवाणु जिस वंश से है उसका, जीवाणु का वंश देखते हैं, और वंश का पहला लेटर, पहला लेटर या पहला अक्षर। ठीक है, इसके बाद उसी जीवाणु का, इसी जीवाणु का क्या, जाति, जाति भी देखी जाती है। ठीक है भाई, विज्ञान में भी जाति देखी जाती है। तो जाति, जाति का दूसरा अक्षर, मतलब दो अक्षर, और दूसरा, दूसरा और तीसरा अक्षर, दूसरा और तीसरा अक्षर, दो अक्षर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा उसी जीवाणु का क्या देखेंगे, स्ट्रेन देखेंगे। ठीक है ना, स्ट्रेन देखते हैं, कलर देने वाले कुछ कह सकते हो मटेरियल होते हैं, ये देखेंगे, स्ट्रेन देखेंगे। इसके अलावा स्ट्रेन को भी हम क्या लिख सकते हैं, आप कह लो कैपिटल लेटर में, फर्स्ट लेटर, पहला लेटर, पहला अक्षर। ठीक है, और इसके अलावा क्या करते हैं, क्रम लिखते हैं थोड़ा सा इनका। क्या देखते हैं बच्चों, क्रम, जिस नंबर में, जिस संख्या में बने होते हैं, जिस संख्या में बनते हैं। मान लीजिए कि क्या इससे क्या पता चलता है, एक ही जीवाणु से कई बार एंजाइम्स को बनाया जा सकता है। तो हाँ, बनाया जा सकता है, और इसी वजह से अब तक लगभग 230 जीवाणुओं के विभिन्न स्ट्रेनों से लगभग 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाले गए हैं, बनाए गए हैं, कह सकते हैं लगभग 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बनाए गए हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, बनाए गए हैं। ठीक है बच्चों, अब एक एग्जांपल देख लीजिए आप, जैसे कि एक लिखा है इससे, फिर से हमारा फेवरेट इको R1। ठीक है, तो इस इको R1 में ये क्या है, ई क्या है बच्चों, एस्कीरिकिया आप बोल लीजिए या एस्चेरिशिया बोल लीजिए, एस्चेरिशिया, ये वंश है इसका, है ना। को से क्या है बच्चों, कोलाई, ये जाति है इसकी। आर क्या है बच्चों, इसका स्ट्रेन है, और ये क्या है, इसका क्रम है। ठीक है, ठीक है, इको R1। इसी तरीके से बच्चों क्या है, हिंद 2, हिंद HIN, हिंद 2। ठीक है, ये क्या है आपका, हीमोफाइलस, हीमोफाइलस, और ये क्या है, इन्फ्लुएंजी, इन्फ्लुएंजी। ठीक है, डी क्या है बच्चों, स्ट्रेन है, डी क्या है, स्ट्रेन है, और ये क्या है, जानते ही हैं आप, क्रम है। अब इसी तरीके से जितने भी एंजाइम आएंगे आप पता कर सकते हैं, SMA1 हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से जितने भी हैं आप इनसे पता कर सकते हैं। ठीक है, लगभग कितने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में पता चला है हमको, 900। ठीक है ना, आपको सबको नहीं जानना है, जितने को जानना है उतनी यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक है, ये हो गया है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया, ठीक है, ये हो गया बच्चों। तो हमने देख लिया आणविक कैंची के बारे में, किसके बारे में बच्चों, आणविक
कैंची के बारे में। अब आपको पता है कि आणविक कैंची का काम क्या है, ठीक है ना, डीएनए को कट करना, वेक्टर से उसको जोड़ना। तो जोड़ने के लिए भी तो कुछ चाहिए, जोड़ने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, जोड़ने के लिए जो एंजाइम है, बताओ, रेप्लिकेशन में पढ़ा हुआ है, जोड़ने के लिए जो एंजाइम है उसको क्या कहते हैं, लाइगेज। कौन है बच्चों आपका, लाइगेज है। कौन है, लाइगेज है। इसको हम क्या कह सकते हैं, आणविक, आणविक गुण, मॉलिक्यूलर ग्लू। अगर धीरे लग रहा होगा स्पीड बढ़ा लीजिएगा, लेकिन क्लास पूरी देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी, और थोड़ा सा हिंदी मीडियम में क्लासेस आपको कम मिलती हैं, तो देखिएगा पूरा, ठीक है। और कोई फीडबैक हो तो ज़रूर दीजिएगा आप। लाइगेज हो गया, ये क्या काम करेगा, फॉरेन डीएनए को वेक्टर के साथ में जोड़ देगा। चलिए जोड़ लिया भाई, ढेर सारा बनाना भी तो है, रेप्लिकेशन भी तो करना है, डीएनए के सेगमेंट्स को जोड़ना भी तो है ना, जो सीक्वेंस था उसका। तो उसके लिए कौन होगा, हमारे पास एक और आता है, श्रृंखला को लंबा करने के लिए, श्रृंखला को बड़ा करने के लिए कौन आएगा, नाइट्रोजनस बेसिस को ऐड कौन करेगा, ऐड नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, ये कौन है, ये है हमारे पॉलीमरेज। कौन है बच्चों, पॉलीमरेज। नाम से ही पता चल रहा है, पॉलीमर का मतलब क्या होता है, ढेर सारा लंबा लंबा श्रृंखला बनाना। ठीक है, डीएनए जोड़ेगा तो डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए जोड़ेगा तो आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो ये हो गए आपके एंजाइम्स, मुख्य एंजाइम्स जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, मॉलिक्यूलर सीजर्स आपने देख लिया हुआ है। जोड़ने वाला एंजाइम लाइगेज, आपका लाइगेज आपने देख लिया हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा जो श्रृंखला को लंबा करेगा कौन है, पॉलीमरेज है बच्चों। ठीक है, ये हमने देख लिया हुआ है। अच्छा, तो अब देख लेते हैं थोड़ा सा कि मैं ऐसे ही चलती हूँ, सीक्वेंस में ही चलती हूँ, ज़्यादा ठीक रहेगा। हमने क्या करा, हमने कट कर लिया। थोड़ा सा देखते हैं, कुछ कुछ मैं सोच रही हूँ डायग्राम आपको दिखा दो पहले। चलिए थोड़ा सा, 1 मिनट। ये देखिए, ये है आपका थोड़ा सा इंट्रो है। 1917 में कार्ल इरेकी नाम के आए थे, किताब पढ़िएगा अब आप लोग, ठीक है ना। ये डेफिनेशन है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने ये डेफिनेशन आपको दिया हुआ था। उत्पादों एवं सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान एवं जीवधारियों, कोशिकाओं, उनके अंगकों तथा आणविक अनुरूपों के समाकलन को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। ठीक है बच्चों, प्रौद्योगिकी के सिद्धांत, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है ना, मैं पढ़ दे रही हूँ थोड़ा सा। जैव प्रौद्योगिकी की उत्पत्ति में अनेक तकनीकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, फिर भी निम्नलिखित में से 2 तकनीकों को आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी में इस्तेमाल किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए की संरचना में परिवर्तन कर इसे किसी पोषक कोशिका में प्रवेश कराना, जिसे पोषक के फिनोटाइप में वांछित परिवर्तन हो सके, इसे क्या कहा जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। ठीक है ना बच्चों। अच्छा, ये थोड़ा सा अगर आपको नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए कि हमने क्या किया था, हमने कट कर लिया, इंजीनियरिंग तो हमने कर ली हुई है। ठीक है, इस डीएनए को हमने क्या किया था, कट कर लिया था। अब इसको हमने अपने वेक्टर के साथ में जोड़ दिया हुआ था। जोड़ने के बाद हमने क्या कराया, हमने इस होस्ट सेल में क्या करा दिया था, अपने इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने जोड़ भी दिया था। जब जोड़ दिया हमने तो ये क्या काम करेगा, ये ढेर सारा मल्टीप्लाई कर लेगा, बहुत सारे नंबर में मल्टीप्लाई भी करेगा। लेकिन अब ये जो है, मान लो कि ये इंसुलिन बनाने वाला हमने जीन डाला हुआ था, तो क्या इस जीवाणु में इंसुलिन बनने लगेगा, बिल्कुल बनने लगेगा। तो ये होस्ट, ये हमारा जो जीवाणु था, ये क्या बनाने लगेगा, इंसुलिन बनाने लगेगा। और इसी इंसुलिन की पैदावार हम बहुत बड़े से टैंक में करना शुरू कर देंगे, एंड इसका फिर क्या किया जाने लगेगा, यूज
किया जाने लगेगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम, केमिकल इंजीनियरिंग करते हैं बच्चों, जिसको बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग भी आप कह सकते हैं। स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करते हैं, परिस्थिति में सुकेंद्र की कोशिकाओं की व्यावसायिक स्तर पर बड़े पैमाने पर वृद्धि द्वारा किसी जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद, एंटीबायोटिक एंजाइम आदि के उत्पादन को केमिकल इंजीनियरिंग कहा जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स करते हैं, प्रतिबंधन एंजाइम्स करते हैं, ठीक है ना। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आणविक कैची कहा जाता है। इसकी खोज 1962 में आर्बर नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये विशेष एंजाइम मुख्यतः जीवाणु द्वारा वायरल डीएनए से आत्मरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि आपका ये जो जीवाणु था, इसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल तो था ही, ठीक है ना। कुछ एंजाइम्स पाए जाते थे जिनको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते थे। जैसे ही बैक्टीरियोफाज ने इसको अटैक करा, इसके जेनेटिक मटेरियल को इसने क्या करा, कट कर डाला, छोटे टुकड़ों में कट कर डाला। तो ये कौन से एंजाइम थे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने ही कट किया हुआ था। बन किस में रहा है, जीवाणु की कोशिका में बन रहा है। किससे सुरक्षा पाने के लिए बन रहा है, यही जो वायरसेस जीवाणु पर अटैक करते हैं उनसे सुरक्षा पाने के लिए कर रहा है, ठीक है ना। सो ये एंजाइम डीएनए, एक मिनट, ये एंजाइम डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डुप्लेक्स में पाए जाने वाले उन विशिष्ट नाइट्रोजनी क्षारक क्रमों, नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस को पहचानने का काम करते हैं जो डीएनए के दोनों वलकों में समान रूप से पढ़े जाते हैं। इनको क्या कहते हैं बच्चों, पैलिंड्रोम कहते हैं। पैलिंड्रोम पर डीएनए के अणु दोनों रज्जुकों पर समान होते हैं, चाहे बाएं तरफ से आप पढ़िए चाहे दाहिनी तरफ से आप पढ़िए, ठीक है। यही होते हैं कौन, पैलिंड्रोम होते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा देख लीजिए, आई गेस, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, नेथन से स्मिथ ने 1970 में हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा जीवाणु की कोशिका में एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को प्राप्त किया था। इसमें न्यूक्लियोटाइड्स के विशेष पैलिंड्रोमिक साइट मौजूद हुए थे और सबसे पहला प्राप्त होने वाला एंजाइम जो है आपका HindII है, ना कि HindIII है, HindII है, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई। और उसके बाद बायोटेक का इस्तेमाल हर्बर्ट वॉयर एंड स्टैनले कोहेन ने किया हुआ था बच्चों। जीन क्लोनिंग मैं बता चुकी हूँ, जीन क्लोनिंग क्या होता है, होस्ट सेल में हम अपने डीएनए को इसीलिए डालते हैं ताकि ये होस्ट जैसे ही इसका सेल मल्टीप्लाई करेगा तो ढेर सारे हमारे डीएनए के ढेर सारा हमारे जीन भी बनता चला जाएगा, सेम बनेगा, बिना किसी चेंज के बनेगा। इसी को क्या कहा जाता है, क्लोनिंग कहा जाता है। इस तकनीकी द्वारा विदलित अलग हुए दूसरे डीएनए के खंडों को फेग डीएनए या प्लाज्मिड डीएनए से जोड़ते हैं जो हमारा वेक्टर होता है। इस प्रकार बने डीएनए को हेटेरोलॉगस डीएनए कहा जाता है या पुनर्योगज डीएनए, आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए आप कहते हो। जीवाणु वाली कोशिका के अंदर पुनर्योगज डीएनए के गुणन द्वारा इनकी अनेक प्रतिलिपि फोटोकॉपी बन जाती है। इनको क्लोन डीएनए कहा जाता है, ठीक है ना, या cDNA कहा जाता है इनको, ठीक है बच्चों। पहले कृत्रिम डीएनए पुनर्योगज आणविक का निर्माण, डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसमें से बनाया गया था आपका, कहाँ से बनाया गया था, साल्मोनेला टाइफी का यूज करके बनाया गया था। चलो ये बेसिकली ये आपको बताता है कि कहाँ से हमने प्रतिबंधन एंजाइम को खोजा था सबसे पहले। चलिए मैं पढ़ देती हूँ फिलहाल। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज का कृत्रिम पुनर्योगज डीएनए अणु बनाने में सफल योगदान रहा है। मनुष्य तथा अन्य स्तनधारियों की आंत में रोगजनक साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन मिलते हैं। हम जानते हैं कि बैक्टीरिया में पाए जाने वाले प्लाज्मिड बाह्य गुणसूत्री वृत्तीय डीएनए होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है, स्वयं रेप्लिकेशन करने में सक्षम होता है। कौन, प्लाज्मिड, ठीक है। तो इसी से क्या बनाया गया था आपका, इन्हीं में सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को खोजा गया हुआ था। आई गेस आगे की स्लाइड मिसिंग है, अब आगे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ये देखिए जो प्रोसेस अभी तक मैं आपको समझा रही थी ये वो चीज है। ये है आपका फॉरेन डीएनए बच्चों। इस फॉरेन डीएनए को आपने किसकी मदद से काटा हुआ है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से काटा हुआ है। आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इको R1 भी हो सकते हैं, आपका SMA1 भी हो सकता है, HindII भी हो सकता है, HindIII भी हो सकता है, किसी भी विभिन्न प्रकार के एंजाइम को ले सकते हो, डिपेंड्स कि आपको कौन से सीक्वेंस को कट करना है, ठीक है ना। ये चीज हो गया। अब हमारा जो फॉरेन डीएनए है
इसके अलावा हमारे पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए मौजूद है, दिस इज योर प्लाज्मिड, ठीक है, वेक्टर डीएनए प्लाज्मिड है बच्चों। इस प्लाज्मिड को भी हम सेम कैंची से कट करेंगे, यहाँ पर हमने इसको कट कर लिया हुआ है बच्चों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने क्या करा, लाइगेज की हेल्प से, ये देखिए इस डीएनए के सीक्वेंस को हमने क्या कर लिया, कट कर लिया हुआ था। जो कट किया हुआ था, जो हमारा साइट, जो स्पेसिफिक जो हमारे डीएनए का सीक्वेंस है, उसको हमने इस प्लाज्मिड से जोड़ दिया। ये जो हमारा अब जो हमारा ये मौजूद है प्लाज्मिड, इसको अगर मैं इरेज कर दूं, यहाँ पे आपको ब्लू ब्लू सा दिखेगा, ये जो हमारा डीएनए बना हुआ है, यही तो है हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए या हेट्रोलॉगस डीएनए, ठीक है ना, जिसके पास अपना पूरा डीएनए नहीं, कुछ नया भी डीएनए का सीक्वेंस है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हाँ एक वर्ड मैं छोड़ दी थी यहाँ पे, यहाँ समझा दे रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसी वेक्टर को हम क्या करेंगे, होस्ट सेल में, अपने किसी जीवाणु के किसी अन्य होस्ट के सेल में क्या करेंगे, इंसर्ट कराएंगे। ये होस्ट इतनी आसानी से तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, कॉम्पिटेंट बनाएंगे, बहुत सारी चीजें कर करके हम कॉम्पिटेंट बनाते हैं इसको, वो भी हम अगली क्लास में देखेंगे। आ जाइए, काफी लंबी क्लास हो गई है। तो ये जो प्रोसेस होता है, वेक्टर को क्या किया जाता है, या मैं प्लाज्मिड ही बोल लूँ, प्लाज्मिड को होस्ट सेल, पोषद कोशिका, ये कौन है, पोषद कोशिका है, होस्ट को क्या कहा जाता है, पोषद कोशिका कहा जाता है, होस्ट सेल में एंटर कराएंगे। एंटर कराने की प्रक्रिया को बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, प्लीज ये लिख लीजिएगा, ये टर्म भूल गई थी मैं मेंशन करना, रूपांतरण, क्या कहते हैं बच्चों, रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है ना, रूपांतरण कहते हैं। आगे की कल की क्लास में देखेंगे कि रूपांतरण हुआ है या नहीं हुआ है, कैसे पता चलेगा, कल की क्लास में देखेंगे। रूपांतरण हो गया, अब ये जो होस्ट सेल है डिवाइड कर करके क्या करेगा, क्लोन बनाएगा, यही तो क्लोन है, ये क्या करेगा बच्चों, क्लोन बनाएगा, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, ये हो गया है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, ये जो हमारा पहला स्टेप है, हमने जो इस फॉरेन डीएनए को कट किया बच्चों, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की मदद से कट किया, हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा वाला सेगमेंट हमारे काम का है, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें होती हैं, सबसे पहला क्या होता है बच्चों, सबसे पहला क्या होगा, कट करने से पहले भी समझ लो, कल बताएंगे, कल अच्छे से डिस्कस करेंगे। कट करने से पहले हम क्या करते हैं, जिस सेल में से हमको क्या चाहिए, हमारा डीएनए चाहिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसके इस सेल को क्या करेंगे, हम डिस्ट्रॉय करेंगे, इस सेल को भी तो खत्म करना है ना। तो विभिन्न प्रकार के एंजाइम की मदद से हम क्या करते हैं, इनको जो बाहरी लेयर्स हैं उनको खत्म करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपका बैक्टीरिया का सेल वॉल है, लिख लीजिएगा, बैक्टीरिया का सेल वॉल है, तो इसको हम किसके, बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है, इसको लाइसोजाइम की हेल्प से हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। मान लीजिए कवक है, कवक में से निकाल रहे हैं, तो कवक के सेल वॉल को हम किससे खत्म करेंगे बच्चों, काइटिनेज की हेल्प से खत्म करेंगे, किसकी हेल्प से खत्म करेंगे, काइटिनेज की हेल्प से, ठीक है। मान लीजिए कि पौधे की कोशिका है, यहीं लिख लीजिए आप, मान लीजिए पौधे का सेल वॉल है, कोशिका भित्ति, पौधे का सेल वॉल है, ठीक है। तो इसको किसकी हेल्प से खत्म करेंगे, सेलुलेस की हेल्प से खत्म करेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए कि एनिमल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको कॉम्पिटेंट बनाएंगे, ताकि आपके विभिन्न प्रकार के एंजाइम से क्या करेंगे, प्रोटीन लेयर को खत्म करेंगे। तो किससे खत्म करेंगे, प्रोटीएज की हेल्प से खत्म करेंगे, लिख लीजिएगा, प्रोटीएज की हेल्प से खत्म करेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए कि हम लिपिड की लेयर को खत्म करना है, ठीक है, लाइपेज की हेल्प से खत्म करेंगे बच्चों, ठीक है, लाइपेज की हेल्प से खत्म करेंगे। तो इस तरह से हम लेयर बाय लेयर क्या करते जाते हैं, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं उनको सबसे पहले ख़त्म करेंगे, ताकि आप कहाँ तक पहुँच सके, इस न्यूक्लियस तक पहुँच सके, न्यूक्लियस तक पहुँच सके। तो न्यूक्लियस की वॉल को ख़त्म करेंगे न्यूक्लियस की हेल्प से, ठीक है। अब आरएनए वगैरह भी हैं, तो उनको आरएनए को डिस्ट्रॉय करना है, मान लीजिए आपको, तो आरएनएज लगाएंगे। आरएनए को खत्म करना है तो क्या, कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, आरएनएज लगा देंगे आप,
आरएनए से इसको क्या करेंगे, खत्म कर लेंगे। क्या डीएनए का भी इस्तेमाल करेंगे? नहीं भैया, हमको डीएनए ही तो चाहिए, हमको डीएनए चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डीएनए एंजाइम नहीं डालेंगे। अब हमें क्या मिल गया, हमारा कोशिका द्रव्य में मिल गया है हमारा डीएनए, ठीक है ना। प्लाज्मोलेमा में मिल गया है क्या, हमारा डीएनए। मान लीजिए ये जो आपके न्यूक्लियोप्लाज्मा में, प्लाज्मा लेमा करें, न्यूक्लियोप्लाज्मा में मिल गया आपका डीएनए, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, ये आपके टेस्ट ट्यूब में से स्पूलिंग वाला कल मैंने आई गेस कल की क्लास में बताया हुआ था शायद, थोड़ा सा समझ लीजिए इसको अच्छे से यहाँ पर, ठीक है। ये है हमारा डीएनए और इसमें लिक्विड भी है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए इसमें हम क्या डालेंगे, चिल्ड एथेनॉल डालेंगे। क्या डालेंगे बच्चों, चिल्ड एथेनॉल डालेंगे, ठीक है। एथेनॉल डाल दिया हमने। एथेनॉल डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये थिक हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, थिक हो जाएगा। तो एक स्पून की हेल्प से इसको हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। इस स्पून की हेल्प से डीएनए को निकालने की ही प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बच्चों, स्पूलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पूलिंग कहा जाता है। अब चलिए, हमने क्या करा, अपने न्यूक्लियस से हमने क्या किया, चिल्ड एथेनॉल की मदद से डीएनए को निकाल लिया। डीएनए को निकालने के लिए जो बैरियर्स थे, जो गेट्स थे, इनको खत्म करते गए, प्रोटीएज का इस्तेमाल करके, लाइपेज का इस्तेमाल करके, काइटिनेज का इस्तेमाल करके, डिपेंड्स की आप कौन से कोशिका से निकाल रहे हो, ठीक है। लिख लीजिएगा इसको, स्पूलिंग कर लिया हमने। स्पूलिंग करके बाद अब लिख लीजिए आप आराम से, हाँ अब लिख लीजिए। स्पूलिंग करने के बाद क्या किया, अब स्पूलिंग करने के बाद हम इस्तेमाल करेंगे अपना क्या, आरई का इस्तेमाल करके अपने डीएनए को कट करेंगे। आरई का इस्तेमाल करके हमने क्या किया, अपने डीएनए को कट कर लिया, ठीक है, समझ लीजिएगा। तो वो हमारे स्पूलिंग से डीएनए निकल गया। अब आरएनए का सॉरी क्या कहते हैं, आरई का इस्तेमाल करके, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करके अपने डीएनए को छोटे छोटे पार्ट्स में हमने क्या कर लिया, कट कर लिया, ठीक है ना, छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर लिया। कट तो कर लिया भैया, अभी भी हमको नहीं पता है कि हमारा कौन सा सीक्वेंस ये है, ठीक है ना। अब पता कैसे चलेगा, हमारा ये जो आरई होता है ना, बड़े छोटे से बेस पेयर सीक्वेंस को कट करता है। 6 बेस पेयर होते हैं, कितने बेस पेयर को कट करेगा, ज्यादातर 6 बेस पेयर को कट करते हैं, ठीक है। तो इसको अब हम फाइंड आउट कैसे करेंगे कि कौन से बेस पेयर पर ये कट कर रहा है। तो एक विधि का इस्तेमाल हम करते हैं जिसको कहा जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, आपके जो डीएनएज होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, ये आपके एनोड रॉड की तरफ मूव करने लगते हैं, एनोड इलेक्ट्रोड की तरफ क्या होते हैं, मूव करने लगते हैं, ठीक है ना। तो एगारोज जेल का उपयोग करके इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं। एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से हम क्या करते हैं, अपने डिजायर्ड डीएनए के सेगमेंट को फाइंड आउट कर लेते हैं, अपने डिजायर्ड डीएनए के सेगमेंट को फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि कई 1 2 3 सेगमेंट है डीएनए का, लेकिन इसमें से कौन सा सेगमेंट है जिसको मुझे वेक्टर से ऐड करना है, ये मुझे पता कैसे चलेगा, इस एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक की हेल्प से हमको पता चलेगा। एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये सब मैं आपको लास्ट के चैप्टर्स में करा चुकी हूँ, ठीक है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में मैं करा चुकी हूँ, यहाँ पे भी हम देखेंगे, ठीक है ना। तो आई गेस ये मैं जस्ट 1 सेकेंड, ये हो गया है, नामकरण भी हो गया है, देख लीजिए नामकरण भी हो गया है, बता चुकी हूँ मैं आपको, ठीक है। ये हैं आपके कुछ विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं से निकले हुए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं। ये देखिए बाम H1 है बच्चों, ठीक है, इको R1 है आपका, ठीक है, टैक एंजाइम है, थर्मस एक्वाटिकस से निकला हुआ है, यहाँ पे फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है सबका, ठीक है। बैसिलस ग्लोब्यूलाई और बीजीएल, बाम H1 आपका बैसिलस एमाइलो क्विफेशियंस से निकला हुआ है, ठीक है। ये कौन से सीक्वेंस पे कट करते हैं ये भी दिया गया है, आपको ज़रूरत नहीं है, एकाक 2 का आपको याद रखना है, ठीक है। इको R1 हो गया है, स्मा का हो गया, हिंद का हो गया, एकाक का याद रखना है, सबका याद नहीं, ठीक है। चलिए, क्लोनिंग हम देख चुके हैं, क्लोनिंग आपके क्या होते हैं। अच्छा, क्लोनिंग वेक्टर की भी कुछ कुछ खासियत होनी चाहिए,
तो ये क्लोन वाले वेक्टर, क्लोन यानी आपके जो होस्ट सेल होते हैं, इनकी भी क्या खासियत होनी चाहिए कि किसी विशिष्ट डीएनए खंड की असंख्य प्रतियां बना सकें, जीरोक्स कॉपी बना सकें, ठीक है ना। जितनी जल्दी मल्टीप्लाई करेंगे उतनी ज्यादा ये जीरोक्स कॉपी बनाएंगे। किसी जीव को जीवधारी के गुणसूत्र में जोड़ने के लिए जहां एक जीन स्वयं को प्रदर्शित कर सकता है, मतलब कि क्या हो, रिकॉग्निशन साइट भी होनी चाहिए जहां पर हम जोड़ सकते हैं। किसी जीन से उत्पन्न प्रोटीन की अत्यधिक मात्रा भी इससे क्या हो सके, प्राप्त हो सके, ठीक है ना। तो इस प्रकार के वेक्टर का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बच्चों। ये कल देखते हैं हम। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल देखेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे हम, फिर पीसीआर करेंगे हम, उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से वेक्टर में ऐड करते हैं। और वेक्टर में ऐड कर लिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, पता कैसे चलेगा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है और होस्ट सेल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए ही गया हुआ है, इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, ये हम कल की क्लास में देखेंगे। तो आशा करती हूँ आपकी क्लास समझ में आई होगी बच्चों, और अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से चीज़ों को देखिएगा, एंड थोड़ा सा नोट डाउन करने में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बोर्ड पर लिखना और बोलना दोनों एक साथ में थोड़ा सा वो होता है, एंड हैंड राइटिंग मेरी थोड़ी सी खराब है, तो उसको देखिएगा आप, एंड अगर कोई फीडबैक है वो भी दीजिएगा। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।